आजाद भारत में राजनीति के दूसरे दशक की दस्तक भी प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पदचाप से सुनाई पड़ी। 1957 में देश ने दूसरा आम चुनाव देखा और उसमें नेहरू के कद को एक हाथ और ऊंचा होते देखा। संसद में विरोधी पक्ष कमजोर था, लेकिन विरोधी आवाज कमजोर नहीं। नेहरू और नेहरू सरकार के खिलाफ संसद में विरोधी पक्ष या किसी सांसद ने इतनी आवाज नहीं उठाई जितनी आवाज एक सांसद ने उठाई। नेहरू और नेहरू सरकार इस तीखे आरोप से आहत हुई और ये तीखे आरोप उसे बाण की तरह चुभने लगे। नेहरू सरकार में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वाला ये कोई और सांसद नहीं बल्कि नेहरू ही की पार्टी का अपना सांसद था, फिरोज गांधी। फिरोज गांधी 1957 में दूसरी बार चुनकर संसद पहुंचे थे। फिरोज गांधी ने संसद में मुंदडा घोटाला उठाया, जिससे संसद में जबरदस्त हलचल मची। हरिदास मुंदड़ा की 6 कंपनियों को LIC ने गुपचुप तरीके से 1 करोड़ 20 लाख रुपए दिए थे, जो उस वक्त काफी भारी रकम थी। इसमें वित्त मंत्री TT कृष्णामाचारी का नाम आया, जिसके बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। सत्ता की राजनीति के भीतर भ्रष्टाचार कैसे पनपता है, इसका पहला उदाहरण मुंदड़ा कांड है। आज़ादी नई नई मिली थी, सरकार नई नई बनी थी और कोई ये समझ नहीं पाता था कि सत्ता के भीतर सत्ता और संपत्ति का गठजोड़ होकर के कैसे भ्रष्टाचार आगे बढ़ता है। इसलिए फिरोज गांधी को इस बात का हम श्रेय दे सकते हैं कि भारतीय राजनीति के भीतर भ्रष्टाचार का प्रभाव जिस तरह से पड़ रहा था, घुस रहा था वो कीड़ा, उसको पहली बार फिरोज गांधी ने उजागर किया। फिरोज गांधी अब कांग्रेस सांसद होते हुए भी विपक्ष के अनऑफिशियल नेता हो गए। नेहरू के परिवार में ही राजनीतिक कारणों से दरार बढ़ने लगी। 1957 में भले देश भर में नेहरू के नाम का सिक्का चला, लेकिन विरोध का वोट केरल में पड़ा, जहां EMS नंबूदरीपाद की अगुवाई में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने सरकार बनाई। लेकिन 2 साल में ही केरल की कम्युनिस्ट सरकार बर्खास्त कर दी गई। कहते हैं राजनीति में तब वंशवाद ने कुंडी खटखटाई जब जवाहरलाल नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे और सत्तारूढ़ कांग्रेस की अध्यक्ष बन गई थी उनकी बेटी इंदिरा गांधी। ये भी कहा जाता है कि इंदिरा गांधी की रिपोर्ट पर ही केरल सरकार को बर्खास्त किया गया था, लेकिन इसके बाद इंदिरा गांधी और उनके पति फिरोज गांधी में झगड़ा बढ़ गया। फिरोज का मानना था कि केरल सरकार को असंवैधानिक ढंग से बर्खास्त किया गया है। झगड़ा इतना बड़ा कि फिरोज गांधी ने फिर कभी प्रधानमंत्री आवास में कदम न रखने की कसम खा ली। फिरोज गांधी जीते जी नेहरू के आवास 3 मूर्ति भवन नहीं गए। 1960 में मृत्यु के बाद उनके शव को ही 3 मूर्ति भवन ले जाया गया। बेटी का सुहाग उजड़ने का गम नेहरू की बूढ़ी आत्मा को कचोट रहा था, लेकिन असली चोट तो उस चीन के धोखे से लगी थी जिसे नेहरू ने अपना भाई माना था। एक्सप्लेन अगर आप अच्छी तरह उभारनी है और मेरा पॉइंट ऑफ व्यू के साथ साथ और चीजें दिखाई जाए ताकि क्योंकि रिमोट ये रोकी गई रिमार्केबल जो सब में अच्छी हमारी फिल्म से रोकी गई। तब तक भारत चीन भाई भाई की बातें सिर्फ डिप्लोमेसी के टेबल तक सिमटी रह गई थी। जुलाई 1958 में चीन के सरकारी अखबार चाइना पिक्चोरियल ने लद्दाख और नेफा के एक बड़े हिस्से को अपना बताया। अगस्त में भारत ने कड़ी आपत्ति जताई। 22 मार्च 1959 को नेहरू ने चीनी प्रधानमंत्री को कड़ा खत लिखा। जब तक चीनी प्रधानमंत्री का जवाबी खत आता, दलाई लामा भारत आ चुके थे और उनके भव्य स्वागत से चीन बुरी तरह चिढ़ गया। My first meeting, Pandit Nehru in Peking. I see. One, the state dinner party, hosted by Chole,
you see, we just was a lining. You see, with help of Zhou Enlai, you see, Pandit Nehru come, and Zhou Enlai introduce each person. Then my side, my case, when Nehru, you see, reached here, and Zhou Enlai introduced, this is Dalai Lama. Nehru, some kind of motionless, speechless. 1962 के जुलाई में लद्दाख के गाल्थन वैली में दोनों देशों की फौजें भिड़ गईं। सितंबर की शुरुआत में तवांग से 60 मील पश्चिम ढागला रीच को अपना बताते हुए चीनी सैनिकों ने घुसपैठ की। अब तो नेहरू को भी लग गया कि चीन से लड़ाई होगी, लेकिन भारत कुछ करता उससे पहले 19 से 20 अक्टूबर की अंधेरी रात में चीन ने पूरब पश्चिम दोनों मोर्चों पर एक साथ हमला बोल दिया। हजारों मोर्टार की दिल दहलाने वाली गूंज हिमालय की पहाड़ों से टकराने लगी। एमएमवी और एलएलवी जैसे अत्याधुनिक हथियारों से लैस चीनी सैनिकों ने हिंदुस्तानी बैरकों, बंकरों, तंबुओं और पोस्टों को तहस नहस करना शुरू कर दिया। 25 अक्टूबर 1962 तक तवांग पर चीन का कब्जा हो गया। चीन ने नेफा में 20 और लद्दाख में 8 पोस्ट पर कब्जा कर लिया। नई दिल्ली सदमे में थी और इस हार का पहला शिकार रक्षा मंत्री कृष्ण मेनन हुए, जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया। 28 अक्टूबर को अमेरिका के भारत में राजदूत जॉन कैनेथ गॉलब्रेथ इसी भवन में पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने आए। हमेशा ऊर्जा से भरपूर खुश रहने वाले पंडित नेहरू बेहद कमजोर, थके हुए, बीमार और बूढ़े नजर आ रहे थे। गॉलब्रेथ नेहरू को देखकर दंग रह गए। आहत आवाज में जवाहरलाल नेहरू ने पश्चिम से सेना की मदद मांगी और उसके बाद अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के साथ साथ कनाडा भारत की मदद के लिए तैयार हो गए। इस बीच 8 नवंबर 1962 को संसद ने प्रस्ताव पास किया कि चीन ने पंचशील के सिद्धांत और दोस्ती से दगा किया। नेहरू ने पटेल को याद किया कि कैसे उन्होंने 1950 में ही आगाह किया था कि चीन का साम्यवाद उसके साम्राज्यवाद का विस्तार है। एक हफ्ते तक संसद में बहस चली और 165 वक्ताओं ने अपनी बात सामने रखी। इस बीच चीन ने 15 नवंबर को दोबारा हमला बोला और नेफा में 500 मील तक अंदर आ गया। बालोंग में डोगरा और कुमायूनी रेजिमेंट ने चीन को नानी याद दिला दी, लेकिन एक तो ऊपर से हमला और उस पर से आधुनिक हथियारों से लैस चीन के आगे हिंदुस्तानी सेना लाचार होती गई। उसका असर असम तक ऐसा हुआ कि तेजपुर भूतों का शहर लग रहा था। आखिर 22 नवंबर 1962 को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम का ऐलान किया। इस युद्ध ने सिर्फ नेहरू ही नहीं, पूरे देश को हिला दिया। सेना के मुताबिक 1383 जवान शहीद हुए, 3968 जवानों को चीन ने कैदी बना लिया और 1796 जवान लापता हो गए। पंडित जी की तरफ से महबूब खां साहब मुझे बुलाने आए। उन्होंने कहा लता चलो, तुमको पंडित जी बुला रहे हैं। तो मैंने कहा कुछ गलत बात की है, मैंने कोई ऐसा काम किया है जो मुझे पंडित जी क्यों बुला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम चलो तो सही, देखते हैं। मैं गई तो पंडित जी के आंखों में पानी था और मुझे कहा कि बेटा तुमने आज मुझे बुलाया। नतीजा ये हुआ कि 1963 में नेहरू सरकार के खिलाफ विपक्ष ने लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया।
ये जानते हुए भी कि बहुमत नेहरू के पास है, लोकसभा में 4 दिन तक बहस चलती रही। चीन से बहुत बुरी तरह परास्त हो चुके हैं, उनकी राजनीति के सारे पत्ते बिखर चुके हैं। ऐसे समय में स्वाभाविक था कि विपक्ष ये कोशिश करता कि उनकी कमज़ोर स्थिति का लाभ उठाया जाए और सरकार को नीचे दिखाया जाए। इसलिए वो अविश्वास का प्रस्ताव जवाहरलाल जी के खिलाफ आया। नेहरू विश्वास मत जीत गए, लेकिन दिल पर लगे धक्के से हारते चले गए। एक बार में 2-2 सीढ़ियां चढ़ जाने वाले नेहरू कमजोर हो गए थे, बीमार लगने लगे थे। समाजवादी सांसद कामत ने सितंबर 1963 में गुमसुम तरीके से संसद में नेहरू को अपनी सीट ढूंढते हुए देखा था। हालांकि नेहरू अभी भी जनता के बीच जा रहे थे, सभाएं कर रहे थे, देश घूम रहे थे, लेकिन न तो नेहरू में पहले वाली ऊर्जा और जोश था और न ही वो पहले वाला करिश्मा। अब 2 सवाल आपस में टकराने लगे थे, नेहरू के बाद क्या और नेहरू के बाद कौन। 27 मई 1964 को आकाशवाणी से दोपहर 2 बजे की न्यूज बुलेटिन में खबर आई कि नेहरू नहीं रहे। गांधी की मृत्यु के 16 साल बाद देश को दूसरी बार लगा कि सिर से कोई साया उठ गया। उस शाम 3 मूर्ति भवन में आम और खास का हुजूम उमड़ पड़ा। नेहरू के दोस्त और आज़ादी के योद्धा डॉक्टर सैयद महमूद फूट फूट कर रो रहे थे और बाबू जगजीवन राम रूंधे हुए गले से उन्हें संभाल रहे थे। इस दृश्य को देखकर एक अमेरिकी स्कॉलर ने लिखा कि ये नेहरू का बनाया भारत है, जहां एक मुस्लिम और एक दलित, एक ब्राह्मण के लिए रो रहे हैं। 27 मई की शाम ही नेहरू सरकार में गृह मंत्री गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब सवाल था कि नेहरू की विरासत कौन संभालेगा। प्रधानमंत्री पद के लिए नाम तो कई उछले, लेकिन आखिर में 2 नाम बचे, मोरारजी देसाई और लाल बहादुर शास्त्री। कांग्रेस अध्यक्ष के कामराज ने सांसदों, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों से राय शुमारी शुरू कर दी। ज्यादातर नेता लाल बहादुर शास्त्री के पक्ष में थे। 31 मई 1964 को कांग्रेस कार्य समिति ने शास्त्री के नाम पर मुहर लगा दी। कांग्रेस के ही नेताओं ने ये कहने की कोशिश की कि मोरारजी भाई तो अमेरिका के इशारे पर काम करते हैं, बड़े घरानों के लिए काम करते हैं, और बड़े घरानों में जो उस समय 2 बड़े घराने थे उनसे उनके जो संबंध है, ये सब उनकी छवि बिगाड़ने की कोशिश हुई। नेहरू के प्रधानमंत्री रहते एक बार एक बड़े पत्रकार ने शास्त्री से पूछा था कि नेहरू तो अपना ताज आपको सौंप कर जाएंगे। शास्त्री मुस्कुराए और कहा कि नहीं, उनके मन में तो उनकी बेटी बसती है। तो पत्रकार ने कहा, तो फिर तो आप भी इंदिरा को प्रधानमंत्री बनाने में लग जाएंगे। शास्त्री कुछ देर चुप रहे, मुस्कुराए और कहा कि मैं राजनेता हूं, कोई संत नहीं। प्रधानमंत्री बनने के बाद एक राजनेता के रूप में शास्त्री का इम्तिहान शुरू हो गया। शुरुआत पाकिस्तान से हुई, जिसने अप्रैल 1965 में कच्छ के रन में गोलीबारी शुरू कर दी। अचानक हमले में वो 40 किलोमीटर अंदर तक भारत में आ घुसा। पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने ऑपरेशन जिब्राल्टर चलाकर 1 सितंबर 1965 को छांब में बड़ा हमला बोला। 24 घंटे में पाकिस्तान ने 30 वर्ग मील इलाके पर कब्जा कर लिया। पाकिस्तानी सेना का टारगेट अखनूर के पुल को तोड़ना था, ताकि पंजाब, जम्मू और कश्मीर से भारत का संपर्क टूट जाए। पाकिस्तान को साफ तौर पे लगता था कि हिंदुस्तान का मोरल, मोटिवेशन, स्टेट ऑफ ट्रेनिंग, स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस, स्टेट ऑफ लीडरशिप कमज़ोर है और इसका फ़ायदा उठा के कश्मीर को हथिया लिया जाए। 6 सितंबर को हिंदुस्तानी फौज ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके मुंह तोड़ जवाब दिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार टैंकों का इतनी भारी मात्रा में इस्तेमाल हुआ। पहली बार वायुसेना का इस्तेमाल हुआ। हॉकर हंटर और MiG-21 का इस्तेमाल हुआ। चीन युद्ध के समय में पाकिस्तान ने सोचा था कि वो भारत को हरा देगा, लेकिन भारत की वायुसेना पाकिस्तान से 5 गुना ताकतवर निकली। चार सितंबर को चीनी मार्शल कराची पहुंचकर पाकिस्तान को उकसाने लगे। चीन के उकसाने और भरपूर मदद के बावजूद उस युद्ध में पाकिस्तान के पांव उखड़ गए।
प्रधानमंत्री शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया, जिसने फौजियों में बाली का बल भर दिया। जो नारे मैं समझता हूँ कि आप हमारे देश के लिए गरीब, ये सारे आपके सामने कहता हूँ, आपको ऐसा चलेगा कि आप उसे दोहराएंगे। जय जवान जय किसान। 6 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र ने दखल दिया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव यू थांट नई दिल्ली और इस्लामाबाद गए और उनकी पहल पर 22 सितंबर को युद्ध विराम हुआ। 1965 का युद्ध दोनों देशों के लिए बर्बादियों का युद्ध था। भारत जीता जरूर, लेकिन बहुत कुछ गंवाकर। एक अनुमान के मुताबिक पाकिस्तान के 3 से 5 हजार सैनिक मारे गए तो हिंदुस्तान के 4 से 6 हजार जवान शहीद हुए। पाकिस्तान के 250 टैंक और 50 एयरक्राफ्ट बर्बाद हुए तो भारत के 300 टैंक और 50 एयरक्राफ्ट। 1965 के युद्ध में पाकिस्तान ने इस्लाम कार्ड खेला। चीन और अमेरिका की मदद से बौखलाए पाकिस्तानी सैनिक नारा लगा रहे थे, लड़के लेंगे हिंदुस्तान। लेकिन संकट की इस घड़ी में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ करारा जवाब दिया। केरल के एक मुस्लिम सैनिक को सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र मिला, तो एक और मुसलमान सैनिक जो कि राजस्थान के थे, अयूब खान, उन्होंने पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा टैंक्स को ध्वस्त किया। जिस कश्मीर के लिए पाकिस्तान ने ये युद्ध छेड़ा था, वो कश्मीर और वहाँ के कश्मीरी पाकिस्तान के खिलाफ जमकर लड़ते रहे। व्यक्ति का हाथ बढ़ाया, वहाँ दूसरी तरफ हमें ये देखने को मिलता है कि कश्मीर पर हमला किया जा रहा है और मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान को उसको बढ़ाने का उसका पूरा इरादा है। तो एक सरकार के नाते हमारा क्या जवाब हो सकता है सिवाय इसके कि हम हथियारों का जवाब हथियारों से दें। उधर नियति भारत के बदलते भविष्य का इंतजार सोवियत संघ के शहर ताशकंद में कर रही थी। सोवियत संघ के प्रधानमंत्री अलेक्जेई कोसिगिन ने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान के बीच समझौता कराया। 10 जनवरी 1966 को ताशकंद में दोनों देशों ने तय किया कि 5 अगस्त 1965 से पहले की स्थिति बहाल होगी और उनके बीच कूटनीतिक रिश्ते बढ़ाए जाएंगे। लेकिन उसी रात ताशकंद में ही शास्त्री का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। 12 जनवरी को सोवियत संघ के स्पेशल विमान से शास्त्री का शव दिल्ली लाया गया। देश सदमे में था और कांग्रेस नेतृत्व भी। अब सवाल उठा कि नेहरू के बाद शास्त्री, तो शास्त्री के बाद कौन? इस सवाल का जवाब कांग्रेस ने इंदिरा में ढूंढा। कैसे, यह हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।